स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सर और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और शानदार बनाने के लिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके लिए सबसे रामबाण साबित होने वाले हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न तो कहने को मेरे पास 25 हैं, इसमें से मैं आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बना के दूंगा। यानी कि क्वेश्चन से अंदर भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम आपको इसके वीडियो के अंदर बना के देने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन तो मेन 25 हैं, उनके अंदर 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और VIP क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मनोज जौन से क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्क घंटा नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, बस आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर उठा के देख लेंगे ना, चाहे आप 4-6 साल का मॉडल पेपर उठा के देख लेना जिसमें 30% ना हो, 30% कटा सिलेबस हो, उसी को उठाना। नहीं तो आप कहेंगे सर इसमें तो ज़्यादा भी मिल रहा है, तो वो मॉडल पेपर मत उठाना। और मैं कहता हूँ इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा, देखिए 100% कोई गारंटी नहीं लेता है, और जो लेता है वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंस जाएंगे। अगर 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे ना, तो सही बात बताएं कि वो एग्जामिनर का बाप ही होगा, तो एक 100% फंसा देगा। ठीक है, 100% कोई नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ कोई पेपर देखने नहीं जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो अभी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है परागण क्रिया। परागण या पोलिनेशन क्या है। देखिए पोलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, क्वेश्चन तो यहीं पर बन रहा है कि परागण ही क्या है। देखिए परागण क्या होता है, मान लीजिए कोई पुष्प है, मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है, और इसमें से क्या होते हैं, पुष्प होगा उसमें नर जन्नांग होंगे और मादा जन्नांग। मान लीजिए यहाँ पर वर्तिकाग्र है और ये जो है एंथर है, इसमें क्या है, परागकोश है। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ठीक है, तो परागण क्रिया क्या होती है, किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर जो वर्तिकाग्र होता है मादा जन्नांग उस पर पहुंच जाना ही परागण कहलाता है। फिर समझिए, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही, इस क्रिया को ही परागण कहते हैं, और पहुंच जाना ही परागण कहलाता है। बस क्लियर। अगर क्लियर तो थम्स अप बता दीजिए हमें करके। देखिए परागण, अब हम बात करते हैं परागण कितने प्रकार का होता है। देखिए एक तो परागण होता है स्वपरागण, स्व मतलब होता है स्वयं, और परागण मतलब स्वयं के द्वारा परागण। और एक होता है पर परागण, किसके द्वारा, पर परागण। पर मतलब होता है ऊपर, और परागण तो परागण, यानी कि किसी के द्वारा ही अगर कोई परागण कराया जाए तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं स्वपरागण क्या है। देखिए स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। स्वपरागण क्या होता है, देखिए स्वपरागण तभी हो पाएगा जब एक पुष्प होगा, उसी पे सारे फूल होंगे और जो भी फ्लावर होंगे वो उसी पे लगे होंगे, तभी स्वपरागण हो सकता है। मान लीजिए पुष्प था और यहाँ पर ये वर्तिकाग्र इसका था, तो इसके परागकोश से परागकण निकले और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए, उसी को और उसी इस क्रिया को स्वपरागण कह देंगे। ठीक है, और अगर परपरागण की बात करें तो इनको ले जाने के, देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई आवश्यकता तो हुई नहीं, तो परागण पर स्वपरागण हो गया ना, स्वयं ही गिर गए। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं, और इस क्रिया और उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर गिरना ही स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं परपरागण की। परपरागण क्या होता है, परपरागण किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं, इस क्रिया को परपरागण। अब बात करते हैं परपरागण। देखिए अगर कोई ले जाएगा तो उसमें कई लोग हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ मानव हो या सिर्फ पक्षी हो या सिर्फ चमगादड़ ही हो, ऐसा कोई डिपेंड नहीं, उसमें कई प्रकार से परागण हो सकता है। तो देखिए उनके परागण के परपरागण के प्रकार देखते हैं। देखिए पर परागण आपका वायु के द्वारा भी हो सकता है, जंतु के द्वारा भी हो सकता है, और जल के द्वारा भी हो सकता है, और हमारे द्वारा भी, यानी कि जो मानव कृत्रिम परागण जो कहा जाता है कि मानव के द्वारा भी परागण हो सकता है। अब देखिए वायु परागण होता किसमें है, आपने प्लांट देखा होगा, किसका बताइए, किसका, गेहूं का। भाई आपने, ऐसा तो है नहीं गेहूं, या अब हम बात करें मक्का की, या फिर हम बात करें धान की, इन सभी में क्या आप देखते हैं बहुत परागकण छोटे होते हैं ना, तो इसमें वायु द्वारा होता है परागण। बिल्कुल वायु चलती है, परागकण उड़ते हैं, परागकोश से वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, परागण हो जाता है।
अब बात आती है जंतु परागण। जंतु परागण थोड़ा बड़ा टॉपिक, अभी हम इसके बाद में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जल परागण। देखिए जल परागण किस में होता है। देखिए जल परागण की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रिया, 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 और एक आपने पढ़ा होगा सिराइटोफिल्लम, सराइटोफिल्लम, या नहीं सॉरी सिराइटोफिल्लम कहते हैं, सिराइटोफिल्लम। देखिए सिराइटोफिल्लम में जल परागण होता है। अब कृत्रिम परागण की बात आती है तो अभी कृत्रिम परागण की बात भी कर लेते हैं। देखिए अगर वायु परागण की परिभाषा पूछता है तो आप लिखेंगे वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जंतु द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, और मानव द्वारा कराए जाने वाले परागण को आर्टिफिशियल परागण को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, अभी अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जंतु परागण कितने प्रकार का हो सकता है और किसमें किसमें होता है। पहले तो बात करते हैं जंतु में कीट परागण भी होता है। कीट परागण में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है। साल्विया, साल्विया में होता है कीट परागण, और किसके द्वारा होता है, वो होता है बर्र के द्वारा, बर्र के द्वारा। ठीक है, बर्र के द्वारा होता है किसमें, साल्विया में। और किसमें होता है कीट परागण, आपने मटर देखा होगा, मटर में भी होता है। अब बात करते हैं पक्षी द्वारा परागण। तो पक्षी द्वारा परागण किसमें होता है, बिगनोनिया में होता है। किसमें स्टूडेंट, बिगनोनिया, आपने बिगनोनिया देखा होगा। और आपने एक सेमल का प्लांट होता है, हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर इसका नाम अलग हो, कुछ अलग नाम से जाना जाता हो, तो मेरे यहाँ तो इसको सेमल ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं घोंघा परागण। आपने जमीकंद का नाम सुना होगा, जमीकंद, जमीकंद में होता है घोंघा द्वारा परागण। और एक आपने सांप का चारा नाम से जाना जाता है, सर्पपादप, सर्पपादप के सांप का चारा प्लांट है, उसमें भी जमीकंद घोंघा द्वारा परागण होता है। अब बात आती है कचनार द्वारा, वो चमगादड़ द्वारा। तो इसमें किसमें होता है चमगादड़ द्वारा परागण, तो कचनार का आपने प्लांट सुना होगा, तो कचनार में होता है चमगादड़। एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि किसमें किस, एक क्वेश्चन आता है जमीकंद में परागण कैसे होता है, रोमन सेमल में परागण कैसे होता है, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है हाथी द्वारा परागण। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा रेफलेसिया, रेफलेसिया, रिफलिसिया में हाथी द्वारा परागण होता है। और गिलहरी द्वारा परागण की बात करें तो नहसुत का आपने एक प्लांट सुना होगा, तो उसमें होता है गिलहरी द्वारा परागण। आई होप ये सभी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने और कब और तथा किससे प्राप्त की। मान लीजिए पेनिसिलिन की खोज किसने की, कब की और इसको किससे प्राप्त किया, ऐसे मान लीजिए। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो आपके एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक क्वेश्चन आपको बेशक ना 2, 4, 6 नंबर में आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 100% आएगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं आता तो अति लघुत्तरी में आएगा। बस आपका एक नंबर क्लियर करा के जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप इसको तो याद करके ही रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में की थी, और यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया। जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक थे उससे पेनिसिलिन प्राप्त की गई। और एक क्वेश्चन आता है कि पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक कवक है, किससे प्राप्त की गई, कवक से प्राप्त की गई। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनसे आपको डरना नहीं है, बल्कि पढ़ के जाना है। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सहलग्नता, लिंकेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज क्या है। सहलग्नता पर टिप्पणी करना, सहलग्नता की परिभाषा लिखना, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सहलग्नता और लिंकेज आपको ध्यान रखना है। देखिए सहलग्नता क्या होता है, सहलग्नता की खोज जो की थी वो आपके टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1910 ईस्वी में की थी। सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। और सहलग्नता 2 प्रकार की होती, कौन कौन सी, पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है उस पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो होता क्या है, जो वंशागत होता है, वंशागत के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते, इसमें पूर्ण संलग्नता कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो वंशागत जिस समय होता है, गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, जीन्स मान लीजिए, ठीक है। और जीन्स जो उपस्थित होते हैं वो वंशागत के समय, जब जिस समय क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, उस समय क्या होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। जब एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं तो वो एक जैसे कि पिता में सहयोग थे या माता में थे, वैसे बच्चों में आ जाते हैं। इसे ही संलग्नता और संलग्नता को पूर्ण संलग्नता कहते हैं।
अब बात आती है अपूर्ण संलग्नता क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है अपूर्ण इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें क्या होते हैं वंशागत के समय गुणसूत्री जो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है कैसे होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार आते हैं भाई, अगर आप लोगों ने खुद देखा है कुछ तो आपको पता होगा कितनी बार आते हैं, ठीक है। तो आइए पक्षियों में लिंग निर्धारण जेड और ZW प्रकार का होता है, जिसमें नर जो होता है समयुग्मजी होता है, मादा विषमयुग्मजी होती है, ठीक है। और एक किसमें होता है, तितली हो गया, सरीसृप पतंगे आदि में होता है। देखिए हम लोगों में क्या था, मादा में क्या थे XX गुणसूत्र थे मादा में, और नर में क्या होते थे XY होते थे। तो नर में विषम है ना, तो मादा में सम है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट, मादा में तो विषम होंगे और नर में कैसे, यहाँ पर देखिए नर में, यहाँ देखिए नर में क्या होते हैं समयुग्मजी, नर समयुग्मजी और मादा ZW विषमयुग्मजी होता है। तो आइए इसका हम क्रॉस करा देते हैं। देखिए क्रॉस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, गैमेट्स बनाने यानी कि इनको युग्मक बनाएंगे, ZZ इनके भी बना देंगे हम ZW, यानी कि अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो क्या बनने के चांस होते हैं। तो देखिए इसका हम कराएंगे इसके साथ, सॉरी टेढ़ा बनेंगे, अब फिर हम इसका कराएंगे इसके साथ, अब हम इसको लेंगे इसके साथ करा दिया, अब हम इसको लेकर इसके साथ करा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बना, देखिए ए वाला Z और गया किसके पास है, Z के पास गया तो ZZ बना। अब फिर Z है, अब किसके पास गया, W के पास गया, ठीक है। अब Z है, फिर ये Z के पास गया, अब Z ZW के पास गया। यानी कि देखिए क्या चांस होते हैं, अगर मान लीजिए ए तो हमारा हो गया नर, ए तो हो गई मादा, ए भी नर हो गया, ए भी मादा हो गई, ठीक है। अगर माता पिता होंगे तो पुत्र पुत्री बनेंगे, ठीक है। उसने आपको समझना है, सिर्फ मेल और फीमेल समझना है। तो देखिए नर और मादा, देखिए दो नर बन रहे हैं, दो मादाएं बन रही हैं। अगर मान लीजिए मेल और फीमेल, यानी कि जब हम लोग रिप्रोडक्टिव करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चला था 2 साल लगभग, कि लड़कियों को ही क्यों दोष दिया जाता है कि जिस समय बच्ची पैदा होती है, लेडीज़ों को ही क्यों दोष दिया जाता है, क्या उनमें उनका हाथ होता है, क्या उनके हाथ में होता है कि ये हो जाए, नहीं होता है, उसको दोष नहीं देना चाहिए। आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समाज के हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी हमें 50% नर मिल सकते हैं और 50% क्या मिल सकती हैं, मादा मिल सकती हैं, 50% और 50% क्या मिल सकते हैं, नर। तो इसीलिए किसी को एक को कहना गलत है भाई, दोनों को कहिए, क्योंकि दोनों का इसमें हक होता है, दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं। अगर ओवा नहीं होगा तो क्या इस पर फर्टिलाइज कर पाएगा, अगर ओवा है स्पर्म नहीं होगा तो क्या काम होगा, नहीं होगा। बस आपके माइंड में अच्छे से समझ लेना है और आप लोग अच्छे वक्त के हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बढ़ांधता का सचित्र वर्णन करना। देखिए बढ़ांधता के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़ांधता का आपको सचित्र वर्णन करना है। किसका, बढ़ांधता, चिकिल सेल एनीमिया इंग्लिश के अंदर कहते हैं। देखिए बढ़ांधता का पता सबसे पहले या खोज, देखिए पता या आप इसको खोज कह सकते हैं, किसने की थी, हार्नर लिखा है, जो आपके साइंटिस्ट थे हार्नर ने लगाया था। किसने पता लगाया था, हार्नर है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में को लाल हरे रंग में, किसमें, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं की जा सकती है, पहचान नहीं होती है, इसलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है, एक लिंग संलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है। समझिए एक क्वेश्चन आता है कि किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है, किस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ट्रेन में ज़्यादातर लाल और हरे रंग का ही काम होता है, गाड़ी चलना और रोकना, लेकिन और वो व्यक्ति है ग्रसित किससे, बढ़ता, तो लाल हरे तो उसमें फर्क ही नहीं पता कर पाएगा ना, तो क्या होगा, उसको ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ इस पर क्वेश्चन अच्छा सा कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या, समझिएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम के आता है और स्टूडेंट इसको छोड़ कर चले जाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। कि बढ़ांध तो कोई पुरुष है, बढ़ांध पुरुष और सामान्य स्त्री में वंशागत का रेखी चित्र। और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऐसे ही आए, एक क्वेश्चन आता है कि बढ़ांध पुरुष और सामान्य स्त्री में विवाह कराने पर संतति में बढ़ांधता का परसेंटेज निकालिए, रेशो निकालिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए बढ़ांधता, ये हमने बात की एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, तो बढ़ांध अगर पुरुष है तो एक्स सी होगा, सिकिल सेलेमिया से लिया गया सी, और बाई तो है नहीं, बाई तो वैसे ही रहेगी, और स्त्री कैसी है, सामान्य, उसमें तो कोई होने नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनके गैमेट्स बना लेंगे, यानी कि नर XX इनको लिख देंगे मादा,
और इसको लिख देंगे हम नर। इनके हम क्या करें, गेमेट्स बना लें। एक्स के ऊपर सी लगा दीजिए, वाई बना दीजिए। अब हम क्या है इसमें इनमें क्रॉस करा दे। देखिए क्रॉस कैसे कराते हैं, जो मेंडल ने क्रॉस कराया था उसी को क्रॉस करा देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आप चेकर बोर्ड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें रेशो क्या आएगा, ये एक्स सी वाला और एक्स नॉर्मल सी है। एक्स सी हो गया, नॉर्मल सी हो गया। अब एक्स तो सी वाला ही है और एक्स जो है ये भी एक्स नॉर्मल है। अब कैसा है, एक्स नॉर्मल है और बाई नॉर्मल है, एक्स नॉर्मल है, बाई नॉर्मल है। देखिए अगर मान लीजिए अगर पुत्र जो पिता है वो ग्रसित है बाढ़ंधता से पूर्ण रूप से, ठीक है, और माता जो बिल्कुल सामान्य है, तो समझिए देखिए स्त्री पूर्ण रूप से कब ग्रसित होगी, जब उसके दोनों पर सी बनी होगी, लेकिन दोनों गुणसूत्र पर चिकित्सलेमिया होगी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये जो है एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अप्रभावी रोग है, प्रभावी रोग नहीं, अप्रभावी का मतलब जब है जब ही प्रभाव दिखा पाएगा जब इसके दोनों गुणसूत्रों पर ये होगा, ये दोनों गुणसूत्र पर होगा तभी माताओं में अपना प्रभाव। लेकिन फीमेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है तो प्रभाव समझ लीजिए डायरेक्ट दिखाई देता है। अगर एक पर है तो वो क्या होगा, वाहक होगा, ले जाने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी पुत्री होंगी, ये तो एक्स मतलब पुत्री होगी और ये कैसी होगी, वाहक होगी। और ये भी एक्स पुत्री और ये पुत्र है, पुत्र कैसा होगा, बिल्कुल सामान्य होगा। ऐसा होगा अगर पिताजी ग्रसित हैं तो उनके जो बेटे होंगे वो बिल्कुल सामान्य होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पुत्री होंगी वो बढ़हनता की वाहक तो होंगी लेकिन बढ़हन नहीं होंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी। एक एग्जाइम भी कभी कभी आ जाता है, उसे एग्जाइम लिख के आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज, छोड़ दिया, नहीं छोड़ना ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। मैंने पहले ही बताया आपको 25 के 50 क्वेश्चन देंगे। आपको एग्जाइम आता है, कुछ भी आता है, एंजाइम आता है, एक जीन मिल जाए, एक जीन एक मिल जाए, एंजाइम हो चाहे एग्जाइम, टिप देना, यही सब। देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने और कब दी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर अपने प्रयोग किया और इन्होंने सिद्ध किया प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, बायोलॉजी के टीचर से भी सुना होगा कि कोई भी एक जीन होगा वो किसी एक प्रकार की विशेष एंजाइम का ही, जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलिन की, ठीक है, तो वो अग्नाशय से जो भी उनसे रिलेटेड यानी कि एंजाइम होते हैं उन्हीं को निकालते हैं, जो भी जीन्स होते हैं वो एक एंजाइम को ही बनाते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज आप ध्यान रखना कब की गई थी, और बाद बाकी तो आला जो है वो इसमें लिखने को बहुत तो आपको पता ही है। ठीक है, मैं आपको नहीं पता तो अभी समझा रहा हूँ। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज प्रोफेसर एलेक, देखिए एलेक लिखा है स्टूडेंट, एलेक लिखा है, ला पर पाई है, ठीक है, एलेक जेफरीज ने सन 1885 में की थी। इसका उपयोग चोरी, कत्ल और आनुवंशिक का पता लगाने में किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने 1885 ईस्वी में की थी। अब देखिए होता क्या है, आप देखते हैं जहाँ पर कहीं पर भी मर्डर या कत्ल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाते हैं कि जिनके फिंगर मैच होते हैं उन पर केस करते हैं कि हाँ इससे मारा गया, इस पर उसके फिंगर मिलेंगे। इस तरीके से जो भी कार्य होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा ही होता है। और आप समझ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग आजकल कितना किया जाए मॉडर्न जमाने में, बहुत ज़्यादा। आजकल आधे से ज़्यादा चीज़ ऐसी है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर ही डिपेंड है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बहुत ही अच्छा है आजकल आप ये मान लीजिए आप बिल्कुल भी चोरी कर रहे हैं तो आपको बचने के चांसेस तो ना के बराबर हैं। आपने अगर किसी चीज़ को हाथ भी, मैंने देखिए यहाँ पर पेन लगा रहा हूँ तो मेरा कोई भी चेक करके बता सकता है कि ये पेन किसने छुआ होगा। मैं यहाँ पर कॉपी पर बार बार हाथ रख रहा हूँ तो कोई भी बता सकता है मैंने कॉपी पर हाथ रखा है। मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ, कोई भी बता सकता है कि मैंने मोबाइल चलाया। अगर मैं मोबाइल उसको देता हूँ तो, अगर नहीं देता हूँ तो किससे चेक करेगा, घंटा चेक करेगा क्या। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं। आनुवंशिक कोड वे होते हैं जो आनुवंशिक डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम जो प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए सदैव नियमित रहता है, आनुवंशिक कोड कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा AUG, GUG, UUG, यानी बहुत से कोड होते हैं। देखिए स्टार्ट कोडोन AUG होता है, ध्यान रखना। स्टार्ट कोडोन डीएनए की जो आपने टीआरएनए की संरचना पढ़ी होगी उसमें जहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है प्रोटीन संश्लेषण, वो AUG जहाँ पर AUG अनुक्रम मिलता है तो वहीं से कोडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन विनिमय। जो पीछे में संलग्नता में अभी बात की थी वहीं का टॉपिक अब यहाँ पर आपको और समझ आ जाएगा। देखिए जीन विनिमय क्या होता है, जब दो समजात गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटेड खंडों क्रोमेटेड के बीच एक या एक से अधिक खंडों का आदान प्रदान होता है उसे जीन विनिमय कहते हैं। और जिस समय ये आदान प्रदान हो रहा होता है उस समय जो जीन्स होते हैं कभी कभी खंडों में नहीं टूटते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो उसे संलग्नता, पूर्ण संलग्नता, और जब टूट जाते हैं तो अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11, अपहासित रोग क्या होते हैं? अपहासित रोग क्या होते हैं? देखिए अपहासित रोग क्या होते हैं, जो हमारा शरीर है उसका कोई एक महत्वपूर्ण अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होता है काम करना बंद कर देता है, तो वो रोग जो हो जाता है उसे अपहासित रोग कहते हैं। जैसे वे रोग जो शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग के ठीक से काम ना करने के कारण आप होते हैं उन्हें अपहासित रोग। जैसे हार्ट अटैक आ गया, भाई हार्ट जो है हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हार्ट अटैक हो गया, ये भी एक अपहासित रोग ही तो है। और फिर बात आती है हृदय रोग की, तो हृदय रोग भी एक अपहासित रोग ही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी अपहासित रोग के क्वेश्चन होते हैं। अपहासित रोग क्या होते हैं? शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग का ठीक से काम ना करना ही अपहासित रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जितने इस पर स्टार लगा लें वो कम पड़ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, जैव और प्रौद्योगिकी इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है थोड़ा। देखिए जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग कार्ल इरेकी जो थे उन्होंने किया था। किसने किया था? कार्ल इरेकी ने किया था। जैव प्रौद्योगिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या? जैव अर्थात जिसका संबंध जीव विज्ञान से है, प्रौद्योगिकी अर्थात जिसका संबंध तकनीक, जिसका अर्थ होता है प्रौद्योगिकी या तकनीक, तो प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का प्रयोग, प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता। अब हम लोग बात करते हैं जल्दी जल्दी से थोड़ा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन कर उसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, उसकी आनुवांशिक जो डीएनए होगा, आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, उसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया, जिस रोग, जो जीन्स था जो रोग उत्पन्न कर रहा था उसको निकाल दिया और उसमें क्या किया, अच्छा जीन डाल दिया। तो उसमें क्या इंजीनियरिंग की ना, उसमें कुछ फेर बदल किया ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग कोशिकाओं में प्रवेश कराना तथा उसमें फिनोटाइप, उसके जो लक्षण होंगे वो इच्छित परिवर्तन किया जा सके, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मिड, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में एक आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, उससे अलग एक वृत्ताकार जो डीएनए पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसमें पाया जाता है। प्लाज्मिड को देखिए, प्लाज्मिड को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको टैक्सी के नाम से भी जानते हैं, टैक्सी। बायोटेक्नोलॉजी की टैक्सी इसे कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग टैक्सी के रूप में किया जाता है, ले जाने के रूप में। इसी में किसी खंड को जोड़ देते हैं आनुवांशिक पदार्थ के इच्छित जीन को और इसको, और क्या करते हैं, इसी में प्रवेश करा देते हैं, तो ये टैक्सी का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं बीटी कपास पर। देखिए स्टूडेंट, बीटी कपास, बीटी बैंगन, बीटी भांटा कुछ भी आता है, फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको बीटी याद रखना। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए, चाहे कपास हो चाहे कुछ भी हो, रामायण आपको वही लिखनी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए रामायण तो आपको, मतलब मैं देखिए बार बार रामायण क्यों कहता हूँ कि बायोलॉजी में सब आपको लिखना ही होता है, इसमें कोई सूत्र तो लगता नहीं है। ठीक है, और अगर आपने बायोलॉजी समझ ली तो बायोलॉजी से अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हमें कोई नहीं लगता है, हमें तो सबसे अच्छा मजा आता है बायोलॉजी में। मर्दा में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। बैक्टीरिया में एक क्राई जीन पाया जाता है। कौन सा क्राई जीन पाया जाता है? उससे निकालकर पौधे में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कपास में जहर बनने लगता है और कीटों द्वारा कपास को खाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए क्राई जीन का एक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसकी यानी कि क्वालिटी होती है, उसका लक्षण होता है कि उसको जब क्षारीय माध्यम मिलेगा तभी वो सक्रिय होगा। और देखिए चाहे कीड़ हो चाहे हो, उसकी जो आंत होगी उसमें सभी में क्षारीय माध्यम होता है लगभग। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो सक्रिय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस बैक्टीरिया आपको याद रखना है। अब देखिए इतना लिखने के बाद क्राई जीन पाया जाता है, पौधे में निकालकर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक कुछ भी, और कपास को खाने पर मृत्यु। आप यहाँ जहाँ जहाँ कपास लिखा है वहाँ पर आप बैंगन कर दीजिए, आप बैंगन या बैंगन कर देंगे तो यहाँ पर बैंगन कर दीजिए, आंसर हो गया। कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी, बीटी के ऊपर जो आपको पूरी याद कर लेना है, और जहाँ पर कपास है वहाँ पर बैंगन, अगर आलू आता है तो आलू कर दीजिए, जो भी आता है वो कर दीजिए, बस आपको पूरी रामायण तो यही रखनी है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जीन थेरेपी
थेरेपी, जीन चिकित्सा, जीन सर्जरी, कुछ भी आता है क्वेश्चन आपको यही लिखना है। ये क्वेश्चन इतने नाम से पूछा जाता है, हमने कई बार मॉडल पेपर में देखा है, तो इसीलिए हमने सोचा आपको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने सारे जो भी उसके लिए टर्म यूज किए जाते हैं वो सारे रखे हैं। देखिए आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए आनुवांशिक अगर बात जीन थेरेपी क्या है, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियंत्रण पढ़ा था, आनुवांशिक इंजीनियरिंग पढ़ा था। वहाँ पर हमने क्या बताया था, आपको जो भी रोग था उसको निकाल दिया था जीन को, वही चीज़ें निकालना ही यहाँ पर आ गया जीन थेरेपी। आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं एवं ऊतकों में उस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराना, उस रोग के सामान्य क्रियाशील जो जीन होगा उसको प्रविष्ट कराना, त्रुटिपूर्ण जीन को आवश्यकता अनुसार निकाल देना, जो त्रुटिपूर्ण जीन होगा उसको आवश्यकता अनुसार सुधार करने या परिवर्तन करने को जीन थेरेपी कहते हैं। यानी कि अगर जो कोई जीन खराब है तो उसको हम निकाल लेंगे, अगर अच्छा जीन है तो उसमें हम डाल देंगे, और इस क्रिया को ही जीन थेरेपी या जीन सर्जरी या जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समिष्ट क्या होती है। समिष्ट क्या होती है, किसी एक नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवधारियों को समिष्ट कहते हैं। मान लीजिए कोई एक नियत समय काल है, उसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई निवास कर रहा है, उस जीवधारी को जब समूह होगा उसे हम समिष्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायोडायवर्सिटी की, जैव विविधता की। जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी क्या है। देखिए, जीवों में भिन्नता पाई जाने वाली जैव विविधता कहते हैं। जीवों में जो भिन्नता, मान लीजिए अगर जीवों को छोड़िए, अगर आप अपनी माता पिता से कुछ भिन्न है तो वो जैव विविधता, आप अपने चाचा से भिन्न है तो वो जैव विविधता है, कुछ भिन्न है ना तो वो जैव विविधता ही। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता पाई जाती है वो भिन्न होती है। अब बात आती है जैव विविधता होती कितने प्रकार की है। ठीक है, जैव विविधता के प्रकार, देखिए जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। जातीय जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता। जातीय जैव विविधता यानी कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी जाति में तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग होगा ना। आपके जाति में मान लीजिए 2 लाख व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 लाख, उनमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन जाति तो आपकी एक ही है। लेकिन जो जाति जो उसमें विभिन्नता पाई है उसे जाति जैव विविधता कहते हैं। और मान लीजिए अगर आप 5 भाई हैं मान लीजिए, और ठीक है आपके 2 सिस्टर्स हैं, कुल मिला के आप 7 लोग हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं 7 लोग बिल्कुल एक जैसे हों, एक जैसे फिंगरप्रिंटिंग हो, बिल्कुल सब मैच करता हो, सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ तो मैच होगा। लेकिन जो आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, अपनी जो सिस्टर से कुछ अलग होंगे, आपके ब्रदर से अलग होंगे, इस प्रकार की जो भिन्नता होगी वो आनुवंशिक जैव विविधता कहलाएगी। अब बात करिए पारिस्थितिक जैव विविधता। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर 50 लोग रह रहे हैं, आपके वहाँ पर 50 लोगों का एक समूह सोसाइटी है, वहाँ पर जो लोगों में भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है, आई होप ये तीनों आपको अच्छे टॉपिक समझ में आ गए। अगर इनकी परिभाषा भी पूछ देता है तब भी मैं आशा करता हूँ आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ड्रग्स क्या है? ड्रग ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर होता है उसके किसी भी अंग या कार्य में बदलाव कर देते हैं। अंग या भाग या अंग के कारण में क्या करते हैं? बदलाव पैदा कर देते हैं, ड्रग कहलाते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक पौवा लगा लिया म्यूजिक मोमेंट का अच्छा से लेकर, फिर आपने क्या किया कि, लेकिन आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा करना नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और जो होते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह झूमने लगता है, वो एकदम अपने आप को डीएम समझने लगता है, तो इसकी क्या होगी, उसके जो सामान्य क्रिया थी, सामान्य उसके भाग थे, उनके अंग थे, वो सामान्य कार्यों से बदलकर अन्य कार्य करने लगे। उनका जो माइंड था बहुत अच्छा हो गया, फ्रेश एक तरीके से। वो कहते हैं जब तक हम लगाते ना तो माइंड में फ्रेश होता है। तंबाकू हो गया, अल्कोहल, चाय, काफ़ी आदि हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो भी हैं पदार्थ वो नशीले पदार्थ या ड्रग कहलाते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की गर्ती सेना बनाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टॉल लगा लीजिए। रक्त की कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो गर्ती सेना बनाती हैं? तो वो हमारी होती हैं लिम्फोसाइट। क्या होते हैं स्टूडेंट? लिम्फोसाइट। एक क्वेश्चन आता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को। देखिए D फॉर दिसंबर, A फॉर 1 दिसंबर, आप इतना ध्यान रखना। एड्स A फॉर 1 हो गया, D फॉर दिसंबर, 1 दिसंबर को। ये आपको ट्रिक से याद कर लेना है। अब हमें बात करनी है रोग के बारे में संपूर्ण तैयारी। अब रोग के बारे में देखिए, रोग क्या होते हैं? पहले तो हम रोग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता रोग होते क्या हैं। रोग वे होते हैं जो हमारे शरीर की सामान्य क्रिया में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, वे रोग कहलाते हैं। अब रोग हो सकते हैं जन्मजात, हो सकते हैं उपार्जित रोग होते हैं, या आनुवंशिक। जन्मजात रोग की या आनुवंशिक रोग। मान लीजिए जन्मजात वे रोग होते हैं जो आपके माता पिता से आपके अंदर आते हैं, वे जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हीमोफीलिया, बाढ़ांधता, थैलीसीमिया, इनकी बाढ़ांधता के बारे में हमने पीछे बात की थी।
कि जो पिता ग्रसित थे तो माता में थे तो उनके बच्चों में भी आ रहे थे, यानी कि किसी में आ रहे थे, सिस्टर में आ रहे थे उनकी, या उनके बेटियों में आ रहे थे, पुत्री में या उनके पुत्र में आ रहे थे, ठीक है। आनुवंशिक रोग हो गए। अब हम बात करते हैं उपार्जित रोग, ऐसे रोग जो हम अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि बात करें उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, ये होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक। संक्रामक रोग को ही संचरणीय रोग कहते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोरोना वायरस था, वो संक्रामक रोग था। कोरोना था वो एक संक्रामक रोग था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे थे, वे संचरणीय रोग थे, संचरण हो रहे थे। जैसे कोरोना हो गया, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जुकाम हो गया, इस तरीके से जो भी रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, जो ये रोग हैं ये सभी संचरण या संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से होने से, संक्रमित होने से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। लेकिन क्या असंक्रामक रोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो नहीं फैलते, लेकिन एक व्यक्ति जो है अगर ग्रसित है तो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। अच्छा प्रभाव मतलब बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए आपको रतौंधी है, अब रतौंधी है, मान लीजिए आपके 50 व्यक्ति बैठे हैं, क्या उनको 50 को हो जाएगा? सिर्फ आपको होगी ना। अगर आपको इस पर स्कर्वी रोग है, मान लीजिए आपको स्कर्वी रोग है, तो क्या आपके पास जो भी व्यक्ति बैठा है उसको हो जाएगी? मान लीजिए आपको कैंसर है, आई होप, मैं आशा करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन मैं समझाने के लिए, क्या जो कैंसर आपको है वो सबको हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे रोग हैं? असंक्रामक रोग हैं, ऐसे रोग कहलाते हैं असंक्रामक रोग। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 की। क्वेश्चन है 24 नंबर, कुपोषण संबंधी रोग क्या है? वे रोग जो आप भोजन खाते हैं उसमें आहार या पोषक या पोषण तत्वों की कमी से होते हैं, उन्हें कुपोषण संबंधी रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी हो गया, बेरी और मेरिस्मस। यानी कि अगर आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें किसी आहार की कमी से, मान लीजिए प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, न्यूट्रल्स नहीं है, जो भी, यानी कि भोजन में कमी के कारण जो भी रोग हो जाते हैं उन्हें कुपोषण संबंधी रोग कहते हैं। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट की। क्वेश्चन नंबर 25, तालाब में पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्मजीव किस गैस का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, CO2 गैस का, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस का। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका जवाब आपको देना हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब ए होगा, बी होगा, सी होगा, और जवाब के साथ साथ आपको अपनी गाँव या लोकेशन, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य शेयर करना, ताकि हम देख सकें आप हमारे वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड की तैयारी जुड़े से आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग इसी प्रकार से अन्य वीडियो में मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।